फर्स्ट बुक करी है, क्योंकि फर्स्ट बुक की काफ़ी स्टूडेंट्स ने और कुछ टीचर्स ने भी मुझे बोला था, तो मैंने फर्स्ट बुक के पे आज से वीडियो स्टार्ट की है। तो पहला चैप्टर हमारा जो फर्स्ट बुक है वो बनता है प्रबंध की प्रकृति और महत्व। तो ये वीडियो उसी से रिलेटेड है। मेरा नाम प्रदीप खोखर है, लेक्चरर कॉमर्स हूँ मैं, और मेरे चैनल का नाम खोखर प्रेजेंटेशन है। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट आपके पास वीडियो समय पर पहुँचती रहे और हम अपने 95% के टारगेट को अचीव आसानी से कर सकें। तो शुरुआत करते हैं, प्रबंध की प्रकृति और महत्व। ये चैप्टर हमें क्या बताता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चलते हैं। अब आती है प्रबंध की प्रकृति, नेचर। तो आप देखोगे 3 प्रकार के नेचर हैं। प्रबंध को हम कला भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम आर्ट कहते हैं। ये आर्ट का मतलब आर्ट साइड नहीं, कला का मतलब स्पेशल स्किल। जैसे क्रिकेट खेलने की स्किल होती है, किसी में सितार बजाने की स्किल होती है, ठीक है, किसी में डांस करने की कला होती है। तो ऐसे ही प्रबंध को भी एक कला बोला गया है। हर मैनेजर उतना एफिशिएंट नहीं होता, उसकी स्किल होती है, तो प्रबंध को इसलिए कला कहा गया है। प्रबंध को विज्ञान भी कहा गया है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट बेस पर होता है। मतलब कि यहाँ पर पहले एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, उसके बाद किसी सिद्धांत को बनाया जाता है, ठीक है। कार्य मतलब कोई कारण होगा और उस कारण की वजह से प्रतिक्रिया होती है, ये भी विज्ञान के अनुसार ही प्रबंध में भी होता है। और इसे एक पेशा भी कहा गया है, क्योंकि इसमें एक थ्योरेटिकल नॉलेज दी जाती है, ठीक है। आपको किताबी ज्ञान प्रदान किया जाता है, या आपको कंपनी में जो है वास्तविक ज्ञान प्रदान किया जाता है। ज्ञान देने की एक प्रक्रिया है, उसी तरीके से दिया जाएगा। तो आगे पढ़ोगे आप इनको डिटेल में, जब मैं आपको बता दूंगा। तो प्रबंध की प्रकृति में ये 3 पार्ट आते हैं, प्रबंध कला के रूप में, प्रबंध विज्ञान के रूप में और प्रबंध पेशे के रूप में। अब एक एक करके हम इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रबंध एक कला। तो कला की अपनी कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता ये है कि वहां पर सैद्धांतिक ज्ञान होता है। देखिए, अगर मैं क्रिकेटर हूं तो क्रिकेट जब मैं खेलता हूं तो क्रिकेट खेलने के लिए भी मुझे कोचिंग दी जाती है। तो मेरे को सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाएगा कि आपको स्ट्रेट ड्राइव कैसे मारना है, आपको पुल कैसे मारना है, आपको कट कैसे मारना है। अगर मैं डांसर हूं तो मुझे डांसर की भी ट्रेनिंग दी जाएगी, देते हैं। कथकली वगैरह जो क्लासिकल डांस है उसमें तो ट्रेनिंग होती है। तो एक सैद्धांतिक ज्ञान है, सैद्धांतिक तो पहले प्रदान किया जाता है। तो इसलिए प्रबंध की जो वो स्पेशल स्किल है उसको सिखाने के लिए ज्ञान दिया जाता है। आप प्रबंध में भी देखोगे तो BBA MBA बहुत सारे कोर्स हैं जहां पर आपको पहले सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाता है और उसके बेस पर फिर जो वो अपकमिंग मैनेजर हैं या सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं वो उसको यूज करते हैं। तो सैद्धांतिक ज्ञान प्रबंध के अंदर भी होता है और कला के अंदर भी होता है, ठीक है। तो आपको दोनों को ध्यान में रखना है। जब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, जब इसका आंसर दोगे, तो आपको ये याद रखना है कि आपको जो भी ये विशेषता है उसको देखना है कि वो प्रबंध में भी मौजूद है या नहीं है। तो पहले वाली मौजूद है। अब आती है व्यक्तिगत योग्यता अनुसार। देखो, कितना ही क्रिकेट सिखा लो, हर व्यक्ति सचिन तेंदुलकर नहीं हो सकता, ठीक है। हर व्यक्ति तानसेन नहीं हो सकता, ठीक है। जाकिर हुसैन हर व्यक्ति नहीं हो सकता। ऐसे ही हर कंपनी का मैनेजर एक जैसा नहीं हो सकता। सबने ज्ञान तो ले लिया, सैद्धांतिक ज्ञान तो सबको मिला। ट्रेनिंग तो सचिन के साथ जो बाकी क्रिकेटर सीख रहे थे उन्होंने भी सीखा, पर बैटिंग जैसी सचिन ने की वैसी बाकियों ने तो नहीं कर पाए ना, उस लेवल पर तो नहीं पहुंच पाए ना, क्योंकि उसको कैसे अप्लाई किया सचिन तेंदुलकर की वो अपनी योग्यता थी। सीख तो आप सबने एक साथ लिया, बट जब आप उसको अप्लाई करोगे तो सब लोग अलग अलग करेंगे। जैसे अब हम टीचिंग कर रहे हैं तो सबके पढ़ाने का तरीका अलग अलग है। सबने पढ़ाने की जो प्रक्रिया थी, B.Ed जो की है वो सबने की है, पर सब अपने हिसाब से पढ़ा रहे हैं, सबका इम्पैक्ट भी अलग अलग है। तो वो हमारी व्यक्तिगत योग्यता पर आधारित है कि हम उस स्किल को कैसे यूज करें। ये प्रबंध के अंदर भी होता है। हर मैनेजर उतना सक्सेसफुल नहीं हो सकता जितना एक अच्छी, हर कंपनी रिलायंस नहीं बन पाई ना, वही मैनेजमेंट की बात है, ठीक है। तो इसीलिए व्यक्तिगत योग्यता होती है, प्रबंध के अंदर भी होती है और कला के अंदर भी होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा उपयोग। उपयोग का मतलब यूज करना, वो मैं आपको अभी बता ही रहा था कि डिफरेंट व्यक्ति डिफरेंट अपनी योग्यता के अनुसार उसका उपयोग करते हैं। तो उपयोग कला में भी अलग है, सबकी जो यूज करने का तरीका है वो अलग होगा। कोई क्रिएटिव ज्यादा होगा, कोई कम होगा, तो सब अपने हिसाब से उसको यूज करेंगे,
ठीक है, तो उपयोगिता दोनों में है, प्रबंध में भी है और उसमें भी है। फिर है व्यवहार और रचनात्मकता, वो आपको क्रिएटिवनेस में अभी बता ही रहा था। तो सब अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। डॉक्टर बहुत सारे लोग हैं, आप जानते हैं, पर जब एक पेशेंट उनके पास जाता है तो सेम पेशेंट को अलग अलग डॉक्टर अलग अलग तरीके से ट्रीट करेंगे, अलग अलग दवाई दे सकते हैं। ठीक है, तो सबका अपना उस एक पर्टिकुलर सिचुएशन को समझने का तरीका अलग होगा और रिएक्ट भी वो उसी हिसाब से करेंगे जैसी उनकी समझ बनी। तो प्रबंध में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। व्यवहार और रचनात्मकता हर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करेगी। तो प्रबंध की जितनी भी विशेषताएं हैं, ठीक है, वो आपको दिखेंगी कि सारी की सारी जो कला की जो विशेषताएं हैं ये चारों की चारों प्रबंध में मौजूद हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रबंध एक कला है। तो यहाँ पर अगर कोई आपसे पूछे कि आप प्रबंध एक कला है, तो आप इन विशेषताओं को एक्सप्लेन कर प्रबंध के संदर्भ में, जैसे मैंने अभी किया, आप निष्कर्ष में ये लिख सकते हैं, समरी के रूप में आप ये लिख सकते हैं कि हाँ, प्रबंध एक कला है। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे पर, प्रबंध एक विज्ञान के रूप में। तो विज्ञान में क्या होता है, अगर विज्ञान की हम योग्य जो विशेषताएं हैं उन पर देखें तो क्रमबद्ध ज्ञान है, सीक्वेंस है। ठीक है, पानी कैसे बनेगा, तो उसका एक सीक्वेंस है। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जब आप मिलाओगे जब ही बनेगा, उसका सीक्वेंस है, आपको उसी तरीके से करना पड़ेगा। तो देखो, आप प्रबंध में भी क्या क्रमबद्ध ज्ञान दिया जाता है? बिल्कुल दिया जाता है। क्या पहली कक्षा के बाद आपको BBA MBA की डिग्री करा दी जाएगी या 10वीं के बाद करा दी जाएगी? नहीं। तो एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस में आपको ज्ञान प्रदान किया जाता है। तो पहली जो विशेषता है विज्ञान की, वो प्रबंध के अंदर भी है। अब हम दूसरी पर चलते हैं। परीक्षण पर आधारित बिल्कुल है। पहले हम एक्सपेरिमेंट करते हैं विज्ञान में, और उस एक्सपेरिमेंट पर जब बार बार एक जैसा रिजल्ट आता है तो उसको सिद्धांत का रूप दिया जाता है। तो प्रबंध में भी ऐसा होता है, पहले परीक्षण किया जाएगा। आप देखोगे आगे जब वो सिद्धांत हमारे यहाँ आएंगे तो परीक्षण हुआ है, लोगों पर ही परीक्षण हुआ है। ठीक है, और उसके हिसाब से फिर एक सिद्धांत बना है। बस यहाँ पर क्या होता है कि जो विज्ञान के जो सिद्धांत होते हैं वो रिजिड होते हैं, मतलब कि वो संकुचित होते हैं, उनको आप चेंज नहीं कर पाओगे, क्योंकि सेम रिजल्ट आएगा, वो चेंज नहीं होगा। पर अगर हम प्रबंध की बात करें तो प्रबंध के जो सिद्धांत हैं वो लचीले होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, क्योंकि इंसानों पर बने हुए हैं, तो इंसानों के अनुसार उनको हम चेंज कर सकते हैं। तो ये पॉइंट 50% एप्लीकेबल है, 50% एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट पर आते हैं। व्यापक वैधता पूरे वर्ल्ड में लागू होते हैं विज्ञान के। अगर विज्ञान की हम बात करें तो विज्ञान के जो है वो पूरे वर्ल्ड पर एप्लीकेबल है, सेम रिजल्ट देंगे हर जगह। पर अगर हम बात करें प्रबंध की, तो प्रबंध में रिजल्ट जो है डिपेंड करता है कि किन लोगों पर वो अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर उसकी जो है कंडीशनल है, मतलब कि वो फ्लेक्सिबल है, तो कंडीशनल है। पूरी तरह से एक जैसा रिजल्ट आना संभव नहीं है, क्योंकि ये मानव पर लागू किए जाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी 50% ही एप्लीकेबल होता है, आधा एप्लीकेबल नहीं होता। तो इस बेस पर कह सकते हैं कि हम वो एक तरीके से अगर बात करें तो वो विशुद्ध या शुद्ध साइंस नहीं है, विशुद्ध विज्ञान नहीं है प्रबंध। ठीक है, अब आते हैं प्रबंध एक पेशे के रूप में। तो प्रबंध एक पेशे के अंदर आप देखोगे कि भली भांति परिभाषित ज्ञान का समूह तो पहले से निर्धारित होता है कि आपको क्या पढ़ना है। फर्स्ट क्लास का कोर्स क्या होगा, सेकंड क्लास का कोर्स क्या होगा, थर्ड का क्या होगा। तो जब आप किसी प्रोफेशन में जाते हो, चाहे वो सीए हो, चाहे वो डॉक्टर हो, तो आपको हर ईयर के अनुसार जो है कोर्स फिक्स है, पहले से आपको वही कोर्स पढ़ाया जाएगा। तो पेशे के अंदर ज्ञान जो होता है वो पहले से परिभाषित होता है, उसके हिसाब से दिया जाता है। प्रबंध में भी कुछ हद तक ऐसा ही होता है। जो भी BBA MBA की डिग्री है उसमें पूर्व निर्धारित है कि आपको क्या कंटेंट कब पढ़ाया जाएगा। तो इस बेस पर हम माने तो पहला पॉइंट दोनों में मिलेगा आपको, प्रबंध में भी और पेशे में भी।
नेक्स्ट आता है अवरोधित प्रवेश। अवरोधित का मतलब है रिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्शन है। हर व्यक्ति जो है डॉक्टर नहीं बन सकता, हर व्यक्ति सीए नहीं बन सकता, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है। आपको टेस्ट देना पड़ता है, जब आप टेस्ट पास कर लेते हो जब भी आप उसके लिए एनरोल होते हो। प्रबंध में आपको ऐसे मैनेजर मिल जाएंगे जिन्होंने बीबीए एमबीए कुछ भी नहीं कर रखा, ये डिग्री उनके पास है नहीं, पर वो मैनेजर हैं और सक्सेसफुली रन कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। प्रबंध में ऐसा नहीं है, ठीक है, ये काम प्रबंध में नहीं होता। नेक्स्ट पर पहुंचते हैं, तो आगे आया पेशागत परिषद, मतलब रजिस्टर्ड जो है संस्थाएं हैं, बिल्कुल है। जैसे एमबीबीएस आप जो करते हैं उनके लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ये जो करते हैं वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से करते हैं। लॉ करते हैं, एलएलबी करते हैं, उनके लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया है। तो सबकी अपनी पेशागत परिषद है, उनका आपको रजिस्ट्रेशन लेना होता है, मतलब कि वहां पर आपको अपना पंजीकरण कराना जो है कंपलसरी होता है। जब वो आपको नंबर दे देते हैं जब ही आप जो है उस पेशे में काम कर पाते हो। प्रबंध में ऐसा परिषद तो है, पेशागत परिषद तो है, जहां पर कोड ऑफ कंडक्ट नियम वगैरह बनते हैं, पर उसका सदस्य होना कंपलसरी नहीं है, सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। यहाँ आप उसके सदस्य बन भी सकते हो और नहीं भी बन सकते हो, तो पूरी तरह से आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। नेक्स्ट आया नैतिक आचार संहिता, सब में होती है, कोड ऑफ कंडक्ट वो दोनों में है। ये पॉइंट आपको दोनों जगह मिलेगा, पेशे में भी और प्रबंध में भी। मानना ऑप्शनल है, वैसे भी नैतिकता वाले ऑप्शनल ही होते हैं, तो ये आपको मिलेगा। और लास्ट है सेवा का उद्देश्य, सर्विस देते हैं, तो ये दोनों में आपको मिलेगा। सेवाएं प्रबंध के अंदर भी प्रदान की जाती है, पर प्रबंध में वो सेवाएं खरीद ली जाती हैं, इसलिए वहां पे सैलरी दी जाती है, तो पर उद्देश्य सेवा करना ही होता है, ठीक है। और पेशे में तो ऑब्वियसली ये सेवा करना है और फीस लेना है। यहाँ पर फीस मिलती है, यहाँ पर वेतन मिलता है। तो आप देखो तो पूरी तरह से प्रबंध भी पेशा भी पूरी तरह से लागू नहीं हुआ, तो हम कह सकते हैं कि विशुद्ध रूप से ये पेशा भी नहीं है। हाँ, पर वो सब कुछ है, सबके कुछ ना कुछ गुण उसके अंदर हैं। तो प्रबंध एक कला भी है, एक विज्ञान भी है और एक पेशा भी है, पर अगर पूर्ण रूप से कहें तो प्रबंध एक सिर्फ कला है। वैसे प्रबंध को अगर हम वैसे वास्तविक रूप में बोले तो प्रबंध एक कला, विज्ञान और पेशा तीनों ही है। तो चलते हैं आगे, प्रबंध के स्तर की बात कर लेते हैं। अब स्तर, 3 स्तर मिलेंगे आपको, तो ये वो 3 स्तर हैं। सबसे पहले टॉप लेवल, जिसको हम उच्च स्तरीय कहते हैं प्रबंध, फिर आता है मध्य स्तरीय प्रबंध, फिर आता है पर्यवेक्षीय या परिचालन स्तरीय प्रबंध। तो ये 3 लेवल हैं हमारे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और ऑपरेशनल या सुपरविजनल लेवल। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, क्योंकि इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि किसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट आती है। तो मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपके सामने रखने की कोशिश की है, जिससे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप आसानी से पहचान ले कि किस स्तर पर आप काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले उस स्तर में कौन कौन सी पोस्ट आती हैं, तो चेयरमैन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य प्रचालन अधिकारी, प्रधान, उप प्रधान, ऐसी पोस्ट जब लिखी हो क्वेश्चन में तो इसका मतलब वो उच्च स्तर पर काम कर रहा है, ठीक है। चेयरमैन ही होता है, ये डायरेक्टर जो एक सीईओ है, ठीक है, एक प्रेसिडेंट है, एक वाइस प्रेसिडेंट है। तो ये सारी पोस्ट हैं जो टॉप लेवल पर आपको मिलती है। मध्य स्तर की बात करें तो मध्य स्तर पर आपको नाम मिलेंगे विभागीय प्रमुख, जैसे उत्पादन प्रबंधक, विपणन प्रबंधक, विक्रय प्रबंधक। तो ये ज्यादातर मैनेजर मिलते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर। तो ये सारी पोस्ट जब इस तरीके से मिले तो इसका मतलब है वो मध्य स्तर पर काम कर रहा है। पर्यवेक्षण या प्रचालन संबंधी स्तर पर पहुंचेंगे तो आपको ज्यादातर 2 ही पोस्ट मिलेंगी, एक कॉम पर्यवेक्षक जिसको सुपरवाइजर कहते हैं, या फोरमैन। ये नाम आपको मिलेंगे। अगर ये नाम मिले तो आप समझ सकते हो कि इस समय हम पर्यवेक्षणीय या प्रचालन स्तर पर हैं। अब इन तीनों स्तर के काम समझ लेते हैं कि क्या क्या काम होते हैं किस स्तर पर। तो सबसे पहले उच्च स्तरीय प्रबंध, उसके क्या कार्य हैं। तो मूल कार्य जो होता है उच्च स्तरीय प्रबंधक का होता है संगठन के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न तत्वों में एकता, मतलब उन्हें एक जगह इकट्ठा करना और विभिन्न विभागों के कार्यों में सामंजस्य, जिसको हम कोऑर्डिनेशन या जो है कोऑर्डिनेशन स्थापित करना ही कहते हैं, ठीक है। तो सामंजस्य स्थापित करना जो है वो क्या कहलाएगा, उच्च स्तर का काम कहलाएगा।
संगठन के कल्याण और निरंतरता के लिए उत्तरदायी होते हैं कि व्यवसाय आगे बढ़ रहा है तो भी उसके लिए उत्तरदायी है, कंटिन्यूअली अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है तो भी यही उत्तरदायित्व है। फर्म के जीवन के लिए, मतलब फर्म को जीवित रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए व्यवसाय के पर्यावरण और उसके प्रभावों का विश्लेषण भी यही करते हैं कि हमारे आसपास क्या चेंजेस हो रहे हैं जिसके अनुसार हमें अपनी प्लानिंग करनी है। क्योंकि टॉप लेवल पर बैठे हैं तो इनका मेन काम जो होता है वो मेन पॉलिसी को फ्रेम करना होता है। फिर संगठन के जो लक्ष्य होते हैं उनको निर्धारित करते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं, व्यू रचना बनाते हैं। फिर आया कि व्यवसाय के सभी कार्यों और उनको समाज पर प्रभाव के लिए भी यही उत्तरदायी होते हैं। ये कितना ही काम को नीचे भेज दें पर मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अकाउंटेबिलिटी कहते हैं उसको, जवाबदेहिता कहते हैं, वो हमेशा उच्च स्तर के पास ही रहती है। तो वो हर प्रकार के प्रभाव का संगठन पर जो भी बढ़ता है उन सब के लिए वो उत्तरदायी होते हैं। तो ये जब आपको ऐसे मिले तो आप समझ जाना कि हम इस समय उच्च स्तर की बात कर रहे हैं। हम मध्य स्तर के काम की बात करते हैं, मध्य स्तरीय प्रबंध के कार्य। तो उच्च प्रबंध जो भी विकसित करता है नियंत्रण योजनाएं या व्यू रचना, उसके क्रियान्वयन का जो उत्तरदायी होता है वो इनके पास होता है। ये उनको अपने से नीचे लेवल से पूरा करवाएंगे। प्रथम रेखीय प्रबंध जो टॉप लेवल पर है उनके सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं जो भी इनको मिले जाते हैं अपने विभाग से संबंधित। जो उच्च प्रबंधक हैं उनके द्वारा जो भी योजना बनाई जाएगी उसकी व्याख्या करेंगे नीचे वालों को, तो दैट वो समझ सके कि कैसे काम करना है। अपने विभाग के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों को भी ये सुनिश्चित करते हैं, उनकी रिक्रूटमेंट भी ये खुद करते हैं, कितने लोगों की आवश्यकता है इनको अपने विभाग को चलाने के लिए। उन्हें आवश्यक कार्य देना और उनको दायित्व सौंपना का काम भी इन्हीं का ही होता है। और इच्छित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने का काम भी ये खुद करते हैं। तो कोऑपरेशन उनको भी देते हैं, कोऑर्डिनेशन उनके साथ लाने की जो जिम्मेदारी होती है वो भी इन्हीं की होती है। अब आते हैं हम सबसे नीचे वाले काम पर, स्तर पर, वो आता है पर्यवेक्षीय या परिचालन प्रबंधक। पर्यवेक्षक कार्यबल के कार्यों को प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन करते हैं। जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ ये जुड़े होते हैं। तो जो कर्मचारी होते हैं कंपनी के, जो काम कर देते हैं, उनके साथ ये पर्यवेक्षक जुड़े होते हैं। उनकी निगरानी करना, उनके काम को देखना इनका काम होता है। सीधे वास्तविक कार्यबल से संवाद करने का काम इनका होता है। मध्य स्तरीय प्रबंधकों द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनको कर्मचारियों तक पहुंचाने का कार्य भी ये करते हैं। माल की गुणवत्ता को बनाए रखने में भी ये अपना योगदान प्रदान करते हैं, क्योंकि कर्मचारियों से काम यही करवा रहे हैं तो क्वालिटी को यही चेक करेंगे। माल को बर्बाद होने से बचाने के काम भी यही करते हैं, तो उसकी माल की हानि को न्यूनतम करने का काम भी यही करेंगे। सुरक्षा के स्तर को बनाना, चाहे वो कर्मचारियों से संबंधित हो चाहे प्रोडक्शन कार्य की जो वर्किंग कंडीशन है उससे संबंधित हो, पूरी तरह से हर प्रकार की सुरक्षा का दायित्व जो होता है वो पर्यवेक्षणी या परिचालन स्तर पर प्रबंधक के पास होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं, यही बिजनेस में एक्चुअली काम करवाने की स्थिति में होते हैं। तो ये उस ऑपरेशनल लेवल पर काम कर रहे हैं जहां से संगठन अपने उद्देश्य को पूरा कर पाएगा, तो इनका सबसे ज्यादा योगदान उसमें होता है। अब स्तर हो गए, तो अब हम आते हैं प्रबंध के कार्य। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि प्रबंध किन पांच कार्यों को कराने की प्रक्रिया है। तो प्रबंध, सभी प्रबंधक इन कार्यों को करते हैं जो एक दूसरे से संबंधित हैं। नियोजन, सबसे पहले हम ये देखेंगे हमें क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। इन तीन के आंसर हमें नियोजन के थ्रू मिलते हैं। फिर संगठन होता है, तो ये जो नियोजन में हमने निर्धारित कर लिया क्या, कब और कैसे करना है, ठीक है। तो उस क्या के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए या कैसे के लिए जो जो चीजें चाहिए, तो यहाँ हम मानव और भौतिक संसाधनों का एकत्रीकरण करते हैं, वो काम यहाँ पर होता है। तो उन भौतिक संसाधनों को पूरा करते हैं जो हमारे नियोजन में निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करेंगे। तो ये काम हमारा संगठन में होता है। नियुक्तिकरण, यहाँ तो ये तो देख लिया कितने लोगों की आवश्यकता है, यहाँ से निर्धारित हो गया तो मुझे 10 लोग चाहिए, 15 लोग चाहिए। अब कौन कौन वो लोग हों, तो मानवों की नियुक्ति करना, स्टाफिंग करना, जिसमें आप पढ़ोगे आगे रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ये सब इसी के अंदर मिलेंगे। तो यहाँ पर
जितने लोगों की आवश्यकता है उनको नियुक्ति देने का कार्य किया जाता है, जो उनकी योग्यता है उसके अनुसार, जो योग्यता हमें चाहिए उसके हिसाब से। तो नियुक्तिकरण में ये काम होता है। तो इन तीनों ही काम में आप देखो तो कहीं पर भी काम नहीं हो रहा, ठीक है। तो उन चीजों को एकत्र किया जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है, काम दिया जा रहा है, काम करने के लिए उन लोगों को लिया जा रहा है। निर्देशन में भी उनको सिर्फ काम देना, मतलब यहाँ से ऑपरेशनल वर्क शुरू होता है, यहाँ से एक्चुअल में काम शुरू होगा। अब उनको निर्देश दिया जा रहा है, तो यहाँ पर हम उनको दिशा निर्देश दे रहे हैं। जिन भी लोगों को हमने सिलेक्ट किया है कि आप लोगों को क्या काम कैसे पूरा करना है, यहाँ से ऑपरेशनल वर्क शुरू हो जाता है, यहाँ से जो है एक्चुअल वर्क शुरू हो जाता है। और उसके बाद जब वो लोग काम करने लगते हैं तो उनके ऊपर नियंत्रण करना होता है, उनको देखना होता है कि वो संगठन के उद्देश्यों की दिशा में काम करें, भटके ना उससे, और अगर भटक रहे हैं तो उनको सही दिशा पर लाया जाए। वो काम नियंत्रण के थ्रू होता है। तो ये प्रबंध के कार्य हैं जो एक चैप्टर के रूप में आगे आपके सामने आएंगे। अब समन्वय लास्ट टॉपिक बचता है। कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, इसको कार्य इसीलिए नहीं बोला गया है, कार्य होते हुए भी ये कार्य नहीं है, ठीक है। तो समन्वय वह शक्ति है जो प्रबंध के सभी कार्यों को एक दूसरे से बांधती है। जितने कार्य अभी हमने पढ़ा उन सबको एक दूसरे से बांधने का, उनमें समन्वय स्थापित का, बल्कि उनमें सहयोग स्थापित करने का काम समन्वय के थ्रू किया जाता है। तो ये एक ऐसा धागा होता है जो संगठन के कार्यों में निरंतरता लाता है, बनाए रखने के लिए क्रय, उत्पादन, विक्रय, वित्त जैसे सभी कार्यों को पिरोए रखता है, मतलब सब कामों को एक दूसरे से जोड़े रखता है, जिससे संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। समन्वय को कभी भी प्रबंध का एक अलग से कार्य नहीं माना गया है, ये प्रबंध का सार है जो हर कार्य में मौजूद होता है। क्योंकि जब सामूहिक लक्ष्य को हम प्राप्त करते हैं तो व्यक्तिगत प्रयत्नों में एकता जो लाना होता है वो समन्वय का ही काम होता है। तो ये प्रबंध का सार है। प्रबंध इसके बिना अधूरा है और हर कार्य में इसकी जरूरत होती है, चाहे वो नियोजन हो, संगठन हो, नियुक्तिकरण हो, निर्देशन हो या नियंत्रण हो, सब कार्यों में इसकी जरूरत होती है। इसलिए इसको अलग से कार्य नहीं माना गया। समन्वय किसी भी संगठन के सभी कार्यों को लक्षित और अंतर्निहित करता है, लक्ष्य की तरफ लेके चलता है और उनको एक दूसरे से जोड़ता है, इंटर रिलेट करता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो उत्पादन विभाग है वो सेल विभाग से जब तक बात नहीं करेगा तो प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन करता रहेगा। अब सेल हो नहीं रही है तो आपके पास जो है बिना बिका हुआ माल इकट्ठा होता चला जाएगा और पता नहीं कब बिकेगा। तो आपने जो संसाधन थे उनका सर्वोत्तम उपयोग नहीं किया। तो समन्वय क्या करता है, लक्षित और अंतर्निहित सब संगठनों के जितने भी काम है उन सबको एक दूसरे से जोड़ देता है, सो दैट उद्देश्य को हम सब मिलकर प्राप्त कर सकें। समन्वय संगठन की विभिन्न इकाइयों के भिन्न भिन्न कार्यों में अलग अलग देखे, हमने बहुत सारे विभाग देखे, तो उन सब विभिन्न इकाइयों के अलग अलग कार्यों और प्रयत्नों में एकता स्थापित करता है। सब स्पेशलिस्ट हैं, कोई एक दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं होता। तो समन्वय का काम ये होता है कि वो एक दूसरे को समझे, एक दूसरे की जरूरत को समझे, एक दूसरे की उपयोगिता को समझे और संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करें। तो जितने मर्जी आप स्पेशलिस्ट हो, जब आप अपने लिए वहां पर नहीं हो, आप संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हो, तो जब तक आप ये नहीं समझ पाओगे, जब तक आप मिलकर काम नहीं कर पाओगे। तो समन्वय ही ये काम करवाता है और ये जानबूझकर किया गया कार्य होता है। मैनेजर जानबूझ के करता है, अपने आप कभी भी समन्वय स्थापित नहीं हो सकता। अब समन्वय की प्रकृति यहाँ पर आप पढ़ोगे उसको, जो मैं अभी बोल रहा था। समन्वय सामूहिक कार्यों में एकता लाता है, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ अभी कि सब लोग स्पेशलिस्ट हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, हमें उन सब काम को इस तरीके से जोड़ना है, एक ऐसे धागे में पिरोना है तो दैट वो धागा जो है किस तरफ जाए, संगठन के उद्देश्य की तरफ जाए। समन्वय निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि जब संगठन चलता रहेगा तो समन्वय स्थापित करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, कभी भी समन्वय के बिना प्रबंध को सुचारू रूप से हम नहीं चला सकते। समन्वय कार्यवाही में एकता लाता है, वो ऊपर वाले से ही निकल कर आया है। अब जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन सबको एक दिशा प्रदान करता है और उससे वो एक हो जाते हैं। सर्वव्यापी है, हर जगह मौजूद है, बिना समन्वय के घर में भी काम नहीं होता।
अगर मम्मी कुछ कहें और पापा कुछ कहें और तो क्या आप लोग किसी काम को समझ पाओगे, किसी काम को कर पाओगे? तो समन्वय आपको हर जगह लाना पड़ता है। 5 सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो तो इन 5 में भी आपको समन्वय लाना पड़ेगा। किसी एक को पढ़कर आप पास नहीं हो पाओगे, ठीक है? या अच्छे मार्क एक में आ जाए और बाकी में ना आए तो आपका उद्देश्य वहां से भी पूरा नहीं होगा। तो समन्वय जो है हर जगह मौजूद है, तो इसीलिए समन्वय सर्वव्यापी कहा गया है। समन्वय सभी प्रबंधकों का उत्तरदायित्व होता है। लाता कौन है? अपने आप नहीं आता, मैंने आपको बता दिया। तो कौन लाता है उसको? प्रबंधक लाते हैं। उनका ये उत्तरदायी होता है कि संगठन के सभी कार्यों में समन्वय को स्थापित किया जा सके, सो दैट हम जो कंपनी के उद्देश्य हैं उनको प्राप्त कर सकें। तो सोचा समझा कार्य है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इंटेंशनली किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? प्रबंधक द्वारा, अपने आप नहीं होता। तो सोचा समझा कार्य है, सोच समझ कर हम इसको अप्लाई करवाते हैं, ठीक है? लोगों को बताते हैं कि भाई तुम्हें ये काम करना है और इसके बाद इनसे मिलना है, तो कोऑर्डिनेशन लाना पड़ेगा। आप बताओगे ऐसे करना है, तो समन्वय आप लाए हो, प्रबंधक लाता है। ये समन्वय की प्रकृति थी। अब समन्वय का महत्व बहुत जरूरी है। तो समन्वय के महत्व में आप देखो तो संगठन का आकार, संगठन जितना बड़ा होता जाएगा उसका आकार जितना इंक्रीज करता चला जाएगा, समन्वय की उतनी ही जरूरत बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि उतना ही आपका जो संगठन का प्रारूप है वो उतना ही मुश्किल होता जाएगा, लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे आकार बढ़ता है समन्वय की आवश्यकता भी बढ़ती चली जाती है। तो समन्वय का महत्व जब भी समझ में आता है जब आप बड़े आकार में इसको देखते हो। तो वहां पर अगर समन्वय नहीं होगा तो संगठन जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है वो कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। सब लोग स्पेशलिस्ट हैं, विशिष्टीकरण है, हर एक के अंदर अपनी एक विशेष योग्यता है। हर व्यक्ति अपने आप को दूसरे व्यक्ति से ऊपर मानता है। तो आप अपने आप तो वो एक दूसरे की मदद कभी नहीं करेंगे, आपको उनके बीच में समन्वय को स्थापित करना पड़ेगा। इसीलिए ये एक सोचा समझा कार्य होता है, इसमें आप उन सब को ये समझाने की कोशिश करते हो कि आप जरूर एक विशिष्ट योग्यता रखते हो और आपकी उस विशिष्ट योग्यता का संगठन को जब भी फायदा हो सकता है जब आप संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने में उसकी यूज करो और आप एक दूसरे से मिलकर काम करो। अपने काम को कर कर चुप बैठ। प्रोडक्शन मैनेजर ये कहे कि भाई मैंने तो प्रोडक्शन कर लिया, मेरा काम पूरा हो गया, तो काम नहीं चलेगा। उसे देखना पड़ेगा कि सेल्स मैनेजर क्या बता रहा है, मार्केटिंग मैनेजर क्या बता रहा है। तो अगर मार्केटिंग मैनेजर ये कहता है कि भाई प्रोडक्ट में कस्टमर इस तरीके से प्रोडक्ट चाहते हैं, आप अगर इस तरीके से प्रोडक्ट को बनाओ तो शायद ज्यादा बिके, तो अगर प्रोडक्शन मैनेजर कहे ये मेरा काम नहीं है, मैं नहीं करूंगा इस तरीके से, तो मार्केटिंग करने का फायदा क्या हुआ? तो एक दूसरे के साथ हमें समन्वय स्थापित करना ही पड़ता है। अपनी ईगो को अलग रखकर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना ही पड़ता है। इसीलिए प्रबंधक कहता है कि आप लोग मीटिंग करो और एक दूसरे को बताओ कि क्या किसकी आवश्यकता है। फाइनेंस मैनेजर कह रहे भाई मैं तो पैसे ही नहीं दे रहा प्रोडक्शन मैनेजर को, तो क्या प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्शन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसलिए समन्वय तो स्थापित करना ही पड़ेगा, चाहे आप कितने भी स्पेशलिस्ट हो। कार्यात्मक विभेदीकरण है, सबके अलग अलग काम है, सबके जो विभिन्न काम है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप जाओगे, एक संगठन में जाओगे, तो सबको आप इतने कार्य मिलेंगे, इतने सारे काम हैं कि अगर वो सारे काम जब तक उनमें आप समन्वय स्थापित नहीं करोगे, उनको एक कड़ी से नहीं जोड़ोगे, जब तक ये कड़ी पूरी नहीं होगी, तो ये जो उद्देश्य है आपका, जिस उद्देश्य पर पहुंचना चाहते हो, या यूं कह लो कि यहाँ ये उद्देश्य है और हमें इस पर पहुंचना है, तो जब तक आप जितने भी अलग अलग लोग बैठे हैं, जब उन सबको ये दिशा नहीं दिखाओगे कि आप सबको इसे प्राप्त करना है, यहाँ पहुंचना है, और इनके बीच में आप इंटरलिंक स्थापित नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो जब तक आप ये स्थापित नहीं कर पाओगे, आप कभी भी संगठन के उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो कार्यात्मक विभेदीकरण होता है, सबके काम अलग अलग हैं, चाहे वो प्रोडक्शन वाला काम हो, चाहे कोई सेल्स का काम कर रहा हो, चाहे कोई मार्केटिंग का काम कर रहा हो, काम अलग हो सकते हैं, पर सबका उद्देश्य क्या है? मान लिया 10% सेल को बढ़ाना है, तो सब इसीलिए काम कर रहे हैं। प्रोडक्शन वाला 10% प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, सेल वाला 10% सेल बढ़ा रहा है, मार्केटिंग वाला 10% के लिए ढूंढ रहा है कि बाजार कहाँ ढूंढना है,
फाइनेंस वाला उतने पैसे को इकट्ठा कर रहा है जिससे 10% सेल को बढ़ाया जाए। तो इनमें आपको समन्वय स्थापित करना ही पड़ेगा। तो ये समन्वय था। इसी के साथ हमारा जो पहला टॉपिक है हिंदी मीडियम में वो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रबंध के सिद्धांत पर काम करेंगे। आप वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर भी कर दीजिए, सो दैट मैं मोटिवेट हो सकूं और अच्छी से अच्छी वीडियो आपके सामने ला सकें और हम 95% के अपने टारगेट को अचीव कर सकें। थैंक यू।